मैं किचन में दोपहर के खाने की तैयारी में लगी थी कि मुझे अपने पति की चहकती हुई आवाज सुनाई दी। मैं हाथ साफ करती हुई किचन के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। मेरे पति के चेहरे पर खुशी बहुत थी। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। मैं भी खुशी से आगे बढ़ी और अपने पति के हाथ में पकड़ा हुआ सामान समेटकर किचन की मेज पर रखने चल दी। मेरा पति भी मेरे पीछे ही चिल्लाया, क्या तुम मेरी खुशी की वजह नहीं पूछोगी? उसने बेताबी से पूछा तो मैं मुस्कुरा दी। मैं जानती हूँ आप मुझे बताए बिना तो रहेंगे नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए छेड़ा तो उसने खुलकर जोरदार कहका लगाया, हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उन्होंने मुझे दोनों बाजू से पकड़कर घुमा डाला। अरे छोड़े, क्या कर रहे हैं? मैंने खुद को छुड़वाकर अपने आप को संभाला। अरे आज तो झूमने का दिन है, तुम भी झूमो। समझो आज तो हमारी लॉटरी निकल आई है। अच्छा, ऐसा क्या हो गया है? मुझे भी जिज्ञासा होने लगा था। मुझे आज एक दिन में पूरे 3 लाख का मुनाफा हुआ है। अपने पति की बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या आप सच कह रहे हैं? मैंने हैरत से पूछा और उसके चेहरे पर खोजने की कोशिश की कि कहीं वह मजाक तो नहीं कर रहा, लेकिन वह सीरियस था। मेरी शक्ल देखकर वह एक बार फिर कहका लगाकर हंस दिया। मेरा नाम शोभा है। मेरी शादी को 5 साल का अरसा गुजर चुका था। शादी के शुरू के दिन तो माली हालत कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन बेटे की पैदाइश के बाद से हमारे हालात काफी हद तक बदल गए थे। मेरे पति का एक छोटा सा कारोबार था, जो कि उनकी अपनी खुद की कमाई से था। मेरे पति को मेहनत की ज्यादा आदत न थी, इसलिए वो छोटे कारोबार पर करके बैठे थे। मगर बेटे की पैदाइश के बाद मैंने अपना जेवर बेचकर पति को पैसा दिया कि वो अपने कारोबार में लगाएं, ताकि उनका कारोबार आगे बढ़ सके। क्योंकि बेटे की पैदाइश के बाद से हमारे खर्चे काफी हद तक बढ़ गए थे। अब इतने पैसों में गुजारा होना मुमकिन न था, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से खर्चे भी ज्यादा हो गए थे। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी औलाद को दुनिया जहां की हर चीज दिला सकूं, लेकिन इतनी सी कमाई में मुश्किल से गुजारा होता था। इसलिए मैंने यही सोचा कि जेवर बेचकर कारोबार में पैसा लगाया जाए, ताकि उसके मुनाफे से आने वाले वक्त के लिए पैसा जमा किया जा सके। मेरे पति पहले तो इस चीज के लिए न माने। उनका कहना था कि तुम अपना जेवर भी गंवाओगी और पैसा भी नहीं हाथ आएगा। मगर मुझे पूरा यकीन था कि अगर हम ज्यादा पैसा कारोबार में लगाएं तो हमें मुनाफा भी ज्यादा होगा, इसलिए हमें इस बारे में रिस्क लेना चाहिए। इसलिए मैंने अपने पति को मना करके अपना जेवर थमा दिया, तो उन्होंने भी जेवर बेचकर कारोबार में पैसा लगा दिया। मगर मुझे यह उम्मीद न थी कि हमें इतनी जल्दी इतना मुनाफा मिलेगा। कुछ दिनों से मेरे पति रोजाना ही खुशी खुशी घर में दाखिल होते और मेरे हाथ पर बहुत सारे पैसे रख देते थे कि कारोबार में मुनाफा हुआ है। मैं भी खुश थी कि चलो मेरा जेवर बर्बाद नहीं गया था। इस कदर मुनाफे से तो मैं बहुत जल्दी दूसरा जेवर बना लूंगी। मगर आज तो हद हो गई थी। मेरे पति ने मुझे पूरे 3 लाख मुनाफे के बारे में बताया तो मैं हैरान रह गई। मुझे इस कदर मुनाफा होने की उम्मीद नहीं थी। हमारे तो दिन फिर गए थे। मैंने अपने पति से कहा कि हमें सारा पैसा बैंक में जमा करवा देना चाहिए, मगर उसके ऊपर तो कुछ और ही धुन सवार थी। उसका कहना था कि जितना भी मुनाफा है उसे और कारोबार में लगा देना चाहिए, ताकि मुनाफा और ज्यादा हो सके। मेरा पति लालच में आ गया था और लालच की वजह से उसने 1 रुपया भी नहीं बचाया और तमाम पैसा कारोबार में लगाने लगा। मैं समझ नहीं सकी थी कि ऐसा कौन सा कारोबार कर रहा था जिसके लिए रोजाना ही लाखों का पैसा लगाना पड़ता था। मगर मैं अपने काम से काम रखे हुए थी। मेरे हाथ में पैसा आ रहा था, मुझे और क्या चाहिए था। मेरा पति जितनी मर्जी कारोबार में लगाता, मगर वह हर महीने एक अच्छी रकम मेरे हाथ पर रख दिया करता, तो मुझे उसके मामलात में दखल अंदाजी करने की क्या जरूरत पड़ी थी। मैंने घर की हालत भी काफी हद तक बेहतर कर ली थी। अपने मिलने वाले जेब खर्च से मैं घर के लिए कोई न कोई सामान ले आती और अपनी ख्वाहिश और अरमान पूरे करने के साथ साथ कुछ पैसा आने वाले वक्त के लिए भी बचा कर रख देती। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भगवान ने मेरी सुन ली है। पैसा आने के साथ साथ मेरे पति का रवैया भी मेरे साथ काफी हद तक बदल गया था। अब ना तो वो गुस्सा करते और ना मेरी किसी भी फरमाइश से कभी इनकार करते, बल्कि अपनी मर्जी से और खुशी से रोजाना ही कुछ न कुछ खाने पीने के लिए बाहर से ले आते हैं। मेरे पति ने भी सारी जिंदगी गरीबी की चक्की में पिसते गुजारी थी। मेरे ससुर का देहांत मेरे पति के बचपन में ही हो गया था। उसके बाद मेरे जेठ ने कम उम्र में काम करके घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। मेरे जेठ ने मेरे पति को पढ़ाया भी था और हर मुमकिन उनका ख्याल रखने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी इन हालात में मेरे पति की अपनी बहुत सी ख्वाहिश अधूरी रह गई थी। मेरा रिश्ता मनोज के साथ रिश्ता करवाने वाली आंटी ने लाया था।
जो मेरी सास की जान पहचान वाली थीं। मेरी सास अपने बड़े बेटे के साथ रहती थीं। पहले मनोज भी अपने बड़े भाई के साथ रहता था, लेकिन शादी के बाद मनोज ने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया था। मनोज आदत और मिजाज का अच्छा था। मैं खुश थी कि शादी के बाद मुझे ससुराल के झंझट और घरेलू कामों का शिकार नहीं होना पड़ा था और मैं अपने घर में अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि शादी के बाद एक ससुराल नहीं और भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शादी के शुरू के दिन तो घूमने फिरने और दावतों में गुजर गए थे। 10-12 दिन बाद मनोज अपनी काम पर गए तो कुछ देर बाद ही वापस आ गए थे। उन्होंने बताया कि उनकी नौकरी खत्म हो गई है और अफसर ने उनकी जगह कोई और को नौकरी पर रख लिया है। मैं परेशान हो गई थी, मगर मनोज ने तसल्ली दी कि ये काम मुझको वैसे भी पसंद नहीं थी और वह खुद यह काम छोड़ना चाहते थे। उसके बाद मनोज ने 1-2 और जगह पर काम की थी, लेकिन वहाँ भी यही हुआ था। मनोज को जल्द ही दोनों नौकरियों से जवाब मिल गया था। तब तक मुझे अंदाजा हो गया था कि मनोज का मिजाज नौकरी वाला नहीं है। वो अफसर की कोई बात बर्दाश्त नहीं करता था। जब दिल चाहता छुट्टी कर लेता था और जब अफसर नाराज होता तो नौकरी छोड़कर आ जाता था। मनोज ने फैसला किया था कि अब वो नौकरी के बजाय अपना कारोबार करेगा, लेकिन कारोबार के लिए रकम चाहिए थी जो मनोज के पास नहीं थी। जेठ को पता चला तो उन्होंने ससुर का मकान बेचकर मनोज को उनके हिस्से की रकम अदा कर दी थी। मनोज ने उस रकम से गारमेंट्स का सामान खरीद लिया और कारोबार का आगाज कर दिया था, मगर कारोबार ठीक से जम नहीं सका था क्योंकि कम पूंजी की वजह से कपड़ों की वैरायटी भी कम थी, इसलिए मुनाफा भी कम था और मुनाफे में से और सामान भी खरीदना होता था। घर के खर्चे के लिए बहुत कम रकम बचती थी और मुश्किल से गुजारा होता था। इस दौरान मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और खर्चे में भी बहुत हद तक बढ़ गए थे। माली तंगी की वजह से मेरे पति का गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी बढ़ गया था और वो बात बात पर गुस्सा करने लगा था। ये वक्त तो जैसे तैसे मैंने गुजार लिया था। 9 माह बाद मेरे घर पर एक चांद से बेटे ने जन्म लिया। अब बच्चे की वजह से खर्चे और बढ़ गए थे, इसलिए मैंने अपना तमाम जेवर अपने पति के हवाले कर दिया था ताकि वह उसको बेचकर मिलने वाली रकम से अपने कारोबार को बढ़ा सके। और मेरा यह फैसला सही साबित हुआ था। मेरे पति की खुशकिस्मती थी या मेरे बेटे के अच्छे कदम कि कारोबार में सोच से ज्यादा मुनाफा हुआ। मेरे पति को तो पूरा यकीन था कि उसके बेटे के आने के बाद से ही उसका कारोबार दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा था और उसका बेटा उसके लिए खुशकिस्मती का दरवाजा था। मनोज अपने बेटे से मोहब्बत करता था और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। जिंदगी के दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मेरा बेटा 1 साल का हो गया था। उसने अपनी तोतली जबान में मम्मा और पापा भी कहना शुरू कर दिया था। बेटे के जन्मदिन पर मैं और मनोज घूमने के लिए मनाली गए। वहाँ हमने खूब सैर की। मैंने अपने और बेटे के लिए काफी शॉपिंग की थी। वापस आकर मैं घर और बेटे की देखभाल में लग गई थी और मनोज अपने कारोबार में बिजी हो गया था। कुछ दिनों से मेरी तबीयत गिरी सी थी। डॉक्टर को चेक करवाया तो पता चला कि मैं एक बार फिर उम्मीद सी थी। मैं इतनी जल्दी दूसरा बच्चा नहीं चाहती थी। एक तो पहला बेटा अभी छोटा था, दूसरा मैं खुद अभी घूमना फिरना चाहती थी। इतने अरसे के बाद तो हालात बेहतर हुए थे। मनोज ने गाड़ी भी ले ली थी और रोज शाम को हमें घुमाने ले जाता था। मैंने घूमने के लिए दुबई जाने का भी सोच रखा था, इसलिए मैं इस प्रेगनेंसी से खुश नहीं थी। 2 छोटे बच्चों के साथ घूमने फिरने का क्या खाक मजा आना था, इसलिए मेरा मूड खराब था। लेकिन अब क्या हो सकता था। मैं बेदिली से नए आने वाले बच्चे की इंतजार कर रही थी। दूसरी बार हमारे यहाँ बेटी की पैदाइश हुई थी। बेटी बहुत प्यारी और मासूम थी। बेटी की पैदाइश के बाद मैं दोनों बच्चों को संभालने में खनचक्कर बन गई थी। बच्चों से मुझे वक्त ही न मिलता था, जबकि मनोज ने खुद को अपने कारोबार में बिजी कर लिया था। मनोज इस कदर बिजी हो गए थे कि उन्होंने घर पर ध्यान देनी बिल्कुल ही छोड़ दी थी। वो रोज किसी न किसी कारोबारी सिलसिले में होते और रात गए वापस आते थे और आते ही सो जाते थे। सुबह भी वह काफी देर से उठते और उठते ही फोन पर लग जाते या घर से बाहर निकल जाते, जबकि दोनों बच्चों के साथ मैं काफी हद तक थक जाती थी और जज्बाती तौर पर मुझे मनोज के साथ की जरूरत थी। मैं मनोज से शिकायत करती तो वह कहते थे कि कारोबार इतना फैला लिया है, इसलिए उसे भी ज्यादा वक्त देना पड़ता है और कारोबारी दोस्तों से मिलना जुलना भी कारोबार के लिए बहुत जरूरी है। मनोज की बात भी ठीक थी, इसलिए मैं खामोश हो जाती थी। उस दिन शाम से मुन्ने को काफी तेज बुखार था। मैंने उसको बुखार का सिरप पिला दिया, लेकिन उसके बावजूद उसके बुखार में कमी नहीं आई। मनोज का कुछ पता नहीं था। मैं कई बार उसको फोन लगा चुकी थी, लेकिन उसका नंबर बंद था। मैं सख्त परेशान थी। मुन्ने ने रो रो कर बुरा हाल किया हुआ था।
आधी रात के बाद मनोज घर में दाखिल हुए। मैंने उनको मुन्ने की तबीयत का बताया तो फौरन से उसको लेकर अस्पताल गए थे। मैं भी मनोज के साथ चली आई। अस्पताल में इस वक्त कोई बड़ा डॉक्टर मौजूद नहीं था। इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर ने मुन्ने को इंजेक्शन लगा दिया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत और बिगड़ गई थी और सुबह होने से पहले मेरे बेटे की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। मेरी तो दुनिया ही अंधेरी हो गई थी। मनोज का हाल भी मुझसे अलग न था। वह भी मुन्ने की जुदाई पर बहुत सदमे में था। मुन्ने की जुदाई का दुख क्या कम था कि एक और बुरी खबर हमारे इंतजार में थी। गोदाम को आग लग गई थी और काफी ज्यादा स्टोर किया हुआ माल जलकर राख हो गया था। मनोज बहुत परेशान था। उसको यकीन हो गया था कि उसके बेटे के इस दुनिया से जाने के बाद खुशकिस्मती के दरवाजे उस पर बंद हो चुके हैं और यह मनहूस बच्ची उसके बेटे और इस घर की खुशियों को खा गई थी। मनोज की बातों की वजह से मेरा भी गुड़िया को संभालने का दिल न करता था। एक तो मैं चाहती नहीं थी कि वह पैदा हो, दूसरा उसके पैदा होते ही मेरा 2 साल का बेटा इस दुनिया से चला गया था। मैं खुद सदमे में थी। गुड़िया बड़ी सीधी बच्ची थी, न वो ज्यादा रोती थी और न मुझे तंग करती थी। खामोशी से बिस्तर पर लेटी खेलती रहती थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को इस मुश्किल घड़ी से निकाल पाई और अपने घर की तरफ ध्यान दी। मैंने तो अपने आप को समझा लिया था, मगर मनोज ये न कर सका। उसका कहना था कि यह बच्ची मनहूस पैदा हुई है। मनोज कारोबार में होने वाले नुकसान का जिम्मेदार गुड़िया को ठहराने लगा था। मनोज का कहना था कि यह बच्ची ही मनहूस है, जिसकी वजह से मेरा बेटा भी इस दुनिया से चला गया और कारोबार में भी नुकसान होने लगा। मैं मनोज के ख्यालात से खुश न थी। मैं जानती थी कि जिंदगी, मौत और दौलत भगवान के हाथ में है और वह जिसको चाहता है देता है, मगर यह बात मनोज को समझ नहीं आ सकी थी। गुड़िया बहुत ही समझदार बच्ची थी। अक्सर उसकी छोटी छोटी बातों पर मुझे उस पर प्यार आ जाता, मगर मनोज उसे हमेशा ही झिड़क दिया करता और उसे अपने पास भी न फटकने देता। हमारे हालात फिर से पहले जैसे हो गए थे। मनोज का कारोबार डूबता ही जा रहा था। माल के जल जाने से जो नुकसान हुआ था उसको पूरा करना मुश्किल था। कारोबारी दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया था और कोई मदद न की। मनोज ने अपने अच्छे बुरे हालात के लिए कुछ भी जमा पूंजी बचाकर न रखी थी। जो कुछ जमा था मेरे पास ही था। मैंने अपनी जेब खर्ची से घर के सामान खरीदने के साथ साथ थोड़ा बहुत रुपया जमा भी कर लिया था, जबकि मनोज ने लाखों का मुनाफा न जाने कहाँ उड़ाया था कि उसके पास एक भी रुपया न था। मनोज मुझसे रकम का तकाजा करने लगा ताकि वो अपने कारोबार में और पैसा लगा सके, मगर मेरे पास इतनी रकम न थी कि मैं उसको देती। मैं कुछ रकम अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए संभाल कर रखी थी, मगर वह मामूली रकम थी, कारोबार के लिए काफी न थी। मैं चाहती थी कि गुड़िया 10वीं करके किसी अच्छे कॉलेज में जाएगी तो वह पैसे उसकी पढ़ाई पर काम आ जाएंगे, मगर मेरी गुड़िया अभी 13 बरस की हुई थी कि मनोज ने उसकी शादी तय कर दी थी। गुड़िया भी बहुत कम उम्र थी और 10वीं में थी। मैं मनोज की गुड़िया से नफरत के बारे में जानती थी। मैं उसके होने वाले पति को देखकर हैरान रह गई थी। वह अच्छी खासी उम्र का एक बुढ़ा आदमी था, जबकि मेरी बेटी अभी सिर्फ 13 बरस की थी। गुड़िया ने मनोज की बहुत मिन्नत की थी कि वह इसकी शादी ना करे और इसको पढ़ने दे, वह कभी उसको तंग नहीं करेगी, लेकिन मनोज नहीं माना था। मैंने इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद किया और मनोज को रोकने की बेहद कोशिश की, मगर वो अपने इरादे से बाज न आया और उसने उस बुढ़े के साथ मेरी बेटी का शादी करके उसे घर से विदा कर दिया था। बेटी को विदा करने के बाद मनोज इत्मीनान था, जबकि मैं काफी परेशान थी। जो भी था, गुड़िया मेरी औलाद थी। मनोज ने कभी उसको बेटी नहीं कहा और हमेशा उसको मनहूस कहता रहा। मुन्ने की मौत और कारोबार में नुकसान का जिम्मेदार भी वो गुड़िया को ठहराता रहा, जबकि जिंदगी, मौत और दौलत तो भगवान के हाथ में है। मैं गुड़िया को याद कर करके रोती रहती थी। गुड़िया की शादी को 2 माह हो गए थे। इस दौरान गुड़िया घर नहीं आई थी। मैं गुड़िया के बारे में फिक्रमंद थी। पता नहीं वह किस हाल में होगी। मैं गुड़िया से मिलना चाहती थी, मगर मनोज मुझे गुड़िया के घर जाने नहीं देता था। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो गुड़िया मुंह छिपाकर अंदर दाखिल हुई और मनोज को 1 लाख रुपए देकर चली गई। मैं हैरान रह गई थी कि गुड़िया के पास इतनी रकम कहाँ से आई थी और वह मनोज को यह रकम क्यों देकर गई थी। मैंने मनोज से कई बार सवाल किया था, लेकिन मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद गुड़िया कई बार घर आई और मनोज के हाथ पर 1 लाख रुपया रखकर वह वापस चली जाती थी। मैंने कई बार गुड़िया को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं रुकी थी, बल्कि उसने तो पानी तक नहीं पिया था। मैंने उसके घर का पता पूछा था और उसने पता बता दिया था। एक दिन गुड़िया की याद आई तो मैं गुड़िया से मिलने उसके घर चली गई। गुड़िया का घर आसानी से मिल गया था।
मैंने दस्तक दी तो दरवाजा किसी लड़की ने खोला था। मैंने गुड़िया का पूछा तो वह मुझसे उसका कमरा बताकर खुद दूसरे कमरे में गायब हो गई थी। मैं गुड़िया के कमरे की तरफ बढ़ी और जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई, मैं पत्थर की हो गई थी, क्योंकि गुड़िया के कमरे में एक नहीं बल्कि 3 मर्द खड़े थे। उन मर्दों के हाथ में मजबूत छड़ियाँ थी जो जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उन मर्दों में गुड़िया का बूढ़ा पति मौजूद नहीं था। वो तीनों मर्द मुझे हैरान नजरों से देख रहे थे। गुड़िया लपक कर मेरी तरफ आई और मेरे गले लग गई। वह मुझे यहाँ देखकर हैरान थी। ये सब क्या है? ये 3 आदमी कौन है और तुम्हारा पति कहाँ है? मैंने हैरत से पूछा। गुड़िया मुझे दूसरे कमरे में ले आई। ये 3 आदमी मेरे गुरु हैं, गुड़िया ने बताया। कैसा गुरु? ये तुम्हें क्या पढ़ाते हैं? ये वो गुरु हैं जो मुझे पढ़ाते नहीं बल्कि गुण सिखाते हैं। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं आपको आराम से बताती हूँ। उसके बाद गुड़िया ने जो कुछ बताया था वह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। गुड़िया ने बताया था कि उसके बाप ने उसे बूढ़े आदमी के हाथ बेच दिया था और उस शादी के एवज बूढ़े आदमी से तगड़ी रकम ली थी ताकि वो कारोबार में लगा सके। गुड़िया की शादी जिस बूढ़े आदमी से हुई थी वो एक सर्कस का मालिक था। उसने भी गुड़िया को अपनी बीवी बनाने के लिए नहीं बल्कि सर्कस में काम करवाने के लिए खरीदा था। गुड़िया ने अपने पति को साफ साफ कह दिया था कि अगर वह सर्कस में काम करेगी तो सबसे खतरनाक करतब करेगी। सर्कस का सबसे खतरनाक करतब शेरों के साथ था। थोड़े अरसे की ट्रेनिंग के बाद गुड़िया ने यह करतब लोगों को दिखाना शुरू कर दिया था। बहुत जल्द ये करतब हर जगह मशहूर हो गया, जिसमें एक कम उम्र की लड़की जो कि गुड़िया थी बब्बर शेर पर सवार होकर आती थी और 8 शेरों के साथ लोगों को अलग अलग करतब करके दिखाती थी। गुड़िया के करतब की धूम मच गई थी क्योंकि उससे पहले किसी लड़की ने ये करतब नहीं किया था, बल्कि पहले एक आदमी 1 या 2 शेरों के साथ ये करतब करता था। लेकिन गुड़िया 8 बब्बर शेरों को अपने इशारे पर चलाती थी। शेरों को इशारों पर चलाना आसान नहीं था, उसमें जान जाने का बहुत ज्यादा खतरा था। किसी भी वक्त शेर को गुस्सा आ सकता था और वो लम्हों में गुड़िया को चीर फाड़ सकता था। लेकिन इस करतब में जितना खतरा ज्यादा था, पैसा भी उतना ही ज्यादा था। गुड़िया अलग अलग शहरों में करतब दिखाने जाती थी। उसके शेरों के साथ करतब को बहुत पसंद किया जाता था। सर्कस के मालिक के अलावा लोग खुश होकर गुड़िया को भी काफी पैसे देते थे। गुड़िया घर आकर अपने हिस्से की तमाम रकम अपने बाप के हाथ पर रख देती थी। उसके बाप को पैसे की तमन्ना थी, इसलिए वह इसे हर महीने पैसे लाकर देती थी। वह देखना चाहती थी कि कब उसका बाप इस रकम को लेने से इनकार करता है जो उसकी बेटी अपनी जान पर खेलकर उसके लिए लाती है। उस दिन शायद उसे उसका बाप मिल जाएगा। गुड़िया भी शेरों के साथ और करतब सीख रही थी ताकि अपने बाप को ज्यादा पैसा कमाकर दे सके। सर्कस के तजुर्बेकार लोग गुड़िया के गुरु थे और उसे तमाम करतब सिखाते थे। गुड़िया की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मनोज ने सारी जिंदगी गुड़िया से नफरत की थी और उसे दुत्कारा था, मगर गुड़िया ने अपने बाप के पैसे के लालच को पूरा करने के लिए सबसे खतरनाक काम को चुना था ताकि उसको ज्यादा पैसे मिले और वो अपने बाप को दे सके और उसके माँ बाप को कोई तंगी और परेशानी न हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं गुड़िया को घर लेकर जाना चाहती थी, मगर गुड़िया ने इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि यहाँ उसकी जैसी बहुत सी लड़कियाँ हैं, यहाँ उसकी इज्जत की जाती है, कोई उसको मनहूस कहकर दुत्कारते नहीं हैं, यहाँ सब लोग एक खानदान की तरह रहते हैं। मैं यहाँ खुश हूँ। गुड़िया घर वापस नहीं आना चाहती थी, वह वहीं रहना चाहती थी। मैं आंखों में आंसू लिए घर वापस आ गई थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।